गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था पे लास्ट में? अच्छा, अंतिम में क्या था? अंतिम में अगला एक पॉइंट उसी में जोड़ लीजिए। जी, वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में नेपाल नेपाल पहले ही, वास्तविक रूप में नेपाल पहले ही 1950 नेपाल पहले ही 1950 की संधि का 1950 की संधि का उल्लंघन कर चुका है। उन्नीस सौ पचास की संधि का उल्लंघन कर चुका है क्योंकि क्योंकि नेपाल के द्वारा चीन जैसे देशों से क्योंकि नेपाल के द्वारा चीन जैसे देशों से भारत से परामर्श के बिना नेपाल के द्वारा चीन जैसे देशों से भारत के परामर्श के बिना सैन्य सामग्री का आयात किया गया। भारत से परामर्श के बिना सैन्य सामग्री का आयात किया गया तथा तथा भारतीय मूल के लोगों के साथ भारतीय मूल के लोगों के साथ नेपाल में भारतीय मूल के लोगों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं भी हुई। भारतीय मूल के लोगों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं भी हुई। दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं भी हुई। अगला हेडिंग, भारत नेपाल के बीच भारत नेपाल के बीच विवाद के मूल कारण भारत नेपाल के बीच विवाद के मूल कारण। अच्छा, अब आपको बता दें, देखिए आईआर में कैसे मुद्दे एक जैसे होते हैं, घटनाएं बदलती जाती हैं। आज के दौर में भारत नेपाल के बीच विवाद का एक बड़ा कारण है काला पानी। 2-3 साल पहले था नेपाल में संविधान का निर्माण। यानी समय समय के हिसाब से भारत और नेपाल के बीच में विवाद की घटनाएं बदलती जाती हैं, मुद्दा एक ही होता है। मतलब कभी कुछ हो जाएगा, कभी संविधान बनाने की बात आ गई। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो मूलतः एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है पूरे दक्षिण एशिया में। आप याद रखिएगा,
दक्षिण एशिया या एशिया अफ्रीका देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। वो नेपाल हो, वो श्रीलंका हो, थोड़े थोड़े मामले वो बांग्लादेश हो, मूल समस्या क्या है? अगर हम एक बात पॉलिटिकल साइंस के या पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते, आईआर के स्टूडेंट नाते सैद्धांतिक तौर पे देखें तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ मूल समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। घटनाएं समय समय बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये पूछें कि भारत और नेपाल के बीच में अब कभी काला पानी का विवाद आ जाए और आपने केवल ये लिख दिया कि विवाद इस बात पे है कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर आपने ये केवल लिख दिया कि काली नदी का उद्गम यहाँ से होता है, या नेपाल कह रहा है काली नदी का उद्गम लिम्पिया धूरा से होता है और हम कह रहे हैं काली नदी का उद्गम काला पानी से होता है, इसका मतलब है कि भारत नेपाल की सीमा काली नदी के उद्गम से तय की गई है 1816 की सुगौली संधि। यह आप विवाद का कारण बता रहे हैं, विवाद का परिणाम नहीं है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक नेपाल काला पानी के इशू, काला पानी के क्षेत्र में दावा करने लगा? भारत नेपाल के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। जो आईआर की सैद्धांतिक बातें हैं वो बेसिक प्रॉब्लम हमेशा एज इट इज़ है। उन बेसिक प्रॉब्लम में अगर आपको बता दें, हर पड़ोसी में आप देखिए, अब इसी बात को एग्जामिनर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता रहता है। अब किसी मार्क्सवादी विचार की बात आप पढ़ेंगे तो वो तो यही बता देगा कि सारे समस्या के पीछे भारत है। ऐसा नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, अगर सारी समस्या के पीछे भारत होता, अभी भी किसी मार्क्सवादी का लेख आप पढ़िए, खासतौर पे हिंदू में आप पढ़िए तो यही बताएगा कि सारी समस्या के पीछे भारत का वो बिग ब्रदर का अप्रोच विद्यमान है, भारत का जैसे कि आधिपत्यवादी अप्रोच विद्यमान है, भारत पड़ोसी देशों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता। आप यकीन नहीं करेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री, यकीन क्यों नहीं करेंगे, फोटोग्राफ आप देख लीजिएगा, गूगल में ढूंढ लीजिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अचानक नेपाल के प्रधानमंत्री को पानी प्यास लगी। प्रधानमंत्री मोदी वहीं बैठे थे, मोदी ने बॉटल खोला और पानी भरकर उनको दिया। इतना मामा का सम्मान हमने किया। इसके बावजूद ये कहे कि भारत नेपाल के साथ आधिपत्यवादी अप्रोच रखता है, तो उसके नजरिए में ही कहीं समस्या है। अब इतनी बात करंट अफेयर की है, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, अगर आप सैद्धांतिक बात समझ सकते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फिर फायदा आपको होता है। न्यूज़पेपर से एक आध लाइन हम निकाल लेते हैं, बस ये समझ जाते हैं कि वर्तमान में हो क्या रहा है। भारत नेपाल संबंध जो आज है वही 10 साल में रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी वही रहेगी, इकोनॉमी वही रहेगी, जियो पॉलिटिक्स वही है, चाइना फैक्टर। अब हाँ, भारत चाइना संबंध कहाँ जाते हैं, ये भारत नेपाल संबंध को प्रभावित करेंगे। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में ये समस्या, नेपाल में पिछले 12 साल में 24 सरकार बन चुकी है, और ये इतिहास पीछे भी जाता है। नेपाल में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है वो विकासशील देशों की बड़ी समस्या है। मैं भारत में एक बार लोकतंत्र लागू हो गया तो आज भी लोकतंत्र लगा हुआ है। अब आपातकाल भले के 2 साल बीच में आ गया, लेकिन उसमें भी चीज़ें न्यायपालिका से लेकर सारी चीज़ें एज इट इज़ रही। थोड़े मामले गड़बड़ा के बाद में इलेक्शन तो हमने कराया है। नेपाल आप देख लीजिए, पूरे दक्षिण एशिया में नेपाल सबसे ज़्यादा कोलाहल के दौर से गुजर रहा है। नेपाल की पूरी शासन प्रणाली अब देखिए। अब सवाल ये था कि नेपाल में पहले शासन था राजा का, नेपाल में राजतंत्री शासन आया। नेपाल में राजा को ये माना जाता था कि वह विष्णु के अवतार हैं। इसका मतलब है राजतंत्री शासन में राजा को दैवी अवतार माना जाता था, जैसा कि दुनिया के तमाम देशों में था, और राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था। और भारत के नेपाल के साथ संबंध बेहतर थे, लेकिन अब चूंकि भारत में लोकतंत्र शुरू से आ गया, अब नेपाल में राजतंत्री शासन था और भारत में लोकतंत्र था, तो नेपाल को ऐसा एहसास होने लगा कि भारत नेपाल के मामले में हस्तक्षेप करेगा या कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान को लगता है। अब भारत ने सेकुलर शासन अपना लिया तो पाकिस्तान को लगता है कि वो तो दो ही फिर ऑप्शन देगा, या तो कहेगा भारत का सेकुलरिज्म नकली है, या वो कहेगा भारत में सेकुलरिज्म है ही नहीं है। पाकिस्तान से पूछा जाता है कि भाई भारत में लोकतंत्र है या नहीं है, कहता भारत में लोकतंत्र कब से?
अब बताइए, अब इस समस्या का क्या समाधान है? इसे बात ध्यान से देखने की है। नेपाल में जब राजतंत्री शासन आया, और कम से कम नेहरू पर दुनिया भरोसा कर सकती है। नेहरू हस्तक्षेपवादी होंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। नेहरू जैसे शांतिवादी व्यक्ति के खिलाफ कोई हस्तक्षेपवादी कहने की बात करे तो थोड़ी तार्किक नहीं है। और जब नेपाल में राजतंत्र आया, भारत में लोकतांत्रिक शासन था, तो नेपाल को थोड़ा ये लगने लगा कि भाई लोकतंत्र को लेकर भारत कुछ न कुछ समस्या करेगा। भारत बड़ा देश है। कई बार देखिए, जियो पॉलिटिक्स से छोटा देश मनोवैज्ञानिक रूप में ऐसा सोचता है। बात ध्यान सुनने की है, मनोवैज्ञानिक रूप में सोचता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप में आप किसी से भी डर सकते हैं, छिपकली से भी डर सकते हैं। छिपकली से डर मनोवैज्ञानिक है, वास्तविक है? छिपकली के पास ना तो कोई मिसाइल है, न कोई बंदूक है। अब छिपकली दीवार में चिपकी हुई है, तब भी कुछ लोगों को लगता है ना, पता नहीं कहाँ कूद पड़ेगी। अरे भाई, वो खुद ही डर रही है। ऐसे मनोविज्ञान होता है। जो छोटा राज्य होता है, कई बार बड़े राज्य को देखकर वो समस्या करता है। पहली बात, नेपाल के डरने के एक और भी कारण होता है। नेपाल डरता इस बात से भी है कि नेपाल की लगभग आधी जनसंख्या तो मधेसी है, यानी वो कल्चरली, वैवाहिक रूप में सब भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेपाल को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल के लिए भारत से मिल जाए, नेपाल बीच से बट जाए। ये बेकार का भ्रम है। अब देखिए, नजरिया दो है। मान लीजिए हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे बगल कोई सांसद या विधायक रहे। अब सांसद विधायक रहेगा, उसका 25 तो सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। अब हमारा नजरिया दो हो सकता है। एक तो मैं ये समझ सकता हूँ, यार ये सांसद के सिक्योरिटी गार्ड रोज रोज आते हैं और कहीं हमारे ऊपर हमला कर गए तो। नजरिया पहला ये है। दूसरा नजरिया ये है, अरे सांसद विधायक अगर है तो हमारी सिक्योरिटी तो मुफ्त में हो रही है, इसके चक्कर में हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, हमें भी आधा आधा प्रिविलेज मिल ही रहा है। अब इस दोनों नजरिए में कौन सही है कौन गलत है, इसका चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से नेपाल के महाराजा को शुरू से लगने लगा कि नहीं, भारत हमारे हस्तक्षेप करेगा, भारत हमें बांट देगा। अब ये मनोविज्ञान उसको शुरू से दिख रहा था। दूसरी बात, अब जब 1990 के बाद नेपाल में, पहले नेपाल क्या था, विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था। जब 1990 के बाद नेपाल में भी बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, ये नेपाल का बड़ा ट्रांजिशन था। अब यहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। अब जरा सोच के देखिए, नेपाल में जो इस समय की सरकार है, भाई बहुदलीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं। विकासशील देशों में दोनों समस्याएं थे, राजा का शासन तो समस्या, लोकतंत्र तो समस्या। शासन से आप सामाजिक आर्थिक हकीकत को बदल नहीं देंगे। सरकारें बदलने से गरीबी दूर नहीं होती है, जनता बाद में समझ पाती है। अरे भाई, सरकार जब एक्टिवली काम करेगी तब गरीबी दूर होगी, बीमारी दूर होगी। लोगों को लगा कि लोकतंत्र आ जाएगा तो नेपाल कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई, नेपाल का अस्थायित्व। छोटा सा देश है और नेपाल ने क्या किया, इस बहुदलीय लोकतंत्र के साथ नेपाल की एक और दुर्दशा शुरू हो गई। क्योंकि नेपाल के दल कौन से हैं? पहला है नेपाली कांग्रेस, गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो पहला दल है नेपाली कांग्रेस। नेपाल का दूसरा दल है सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसके नेता हैं अभी केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, सीपीएन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। पूरी दुनिया से मार्क्सवाद लेनिनवाद खत्म हो गया। जितनी बड़ी चिड़िया नहीं उतनी बड़ी पूछ। यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी, यही बड़ा दुर्भाग्य रहा। लेन, रसिया से लेनिन की प्रतिमा को गिरा दिया गया। हम ये नहीं कह रहे मेरे बच्चों कि मार्क्सवाद में कोई अच्छी बात नहीं है, मार्क्सवाद बड़ा अच्छा विचार था, लेकिन एक रोमांटिक विचार था। गांधीवाद से अच्छा विचार नहीं था। गांधी का रामराज्य एक रोमांटिक विचार था। लेकिन गांधी बाबा ने ये बात कह दी कि रामराज्य के चक्कर में हिंसा हिंसा मत करना, वर्तमान समाज को विघटित मत करना। मार्क्सवाद में बड़ा ऐसा रोमांस है जो व्यक्ति को जवानी में आता है। जवानी में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगे मार्क्सवाद से अच्छा कोई विचार नहीं है।
जैसे जैसे बाल सफेद होंगे तब आपको लगेगा कि इससे बेकार का कोई विचार नहीं है। एक ऐसे शासन के लिए हिंसा करना जिसके लिए हमारे यहाँ माओवादी कर रहे हैं। माओवाद क्या है? मार्क्सवाद का बच्चा। माओवाद मार्क्सवाद का वो संस्करण है जो चाइना में उत्पन्न हुआ था। और मार्क्सवादी ये कहते हैं हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें राज्य सरकार नहीं रहेगा। ये रोमांटिक नहीं तो क्या है? हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां राज्य सरकार नहीं रहेगी। आज तक कभी ऐसा समाज बन पाया? और मार्क्सवादी कहते हैं कि हम पूंजीवाद को खत्म कर देंगे। इतिहास गवाह है कि पूंजीवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे पूंजीवाद के विध्वंस की बात की जाए या रिफॉर्म की बात की जाए, आप याद रखिएगा, मार्क्सवाद को मानने की आवश्यकता नहीं है। बिना मार्क्स को माने मैं समाजवाद को आगे बढ़ा सकता हूँ। कल्याणकारी राजा लाइए। भाई भारत में इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया मार्क्सवाद का बेकार विचार बिल्कुल बेकार है। इसलिए वो ज्यादा प्रैग्मेटिक थे। एक ऐसी बात करी जो प्रैग्मेटिक हो। अब ऐसा सपना देख रहे हैं कि ऐसी शादी होगी कि आसमान से डोली आएगी मेरी और उसी में बैठूंगा, फुर्र से उड़ जाऊंगा, सब बच्चे देखते रह जाएंगे, तो ना डोली आएगी और न कभी आप फुर्र से उड़ेंगे। जमीन पे पैर रखिए यार, रोमांटिक मत बनिए। और लेकिन जब मार्क्सवादी बात कहते हैं भाइयों और बहनों सबके घर एक जैसे हो जाएंगे, सबके मकान एक जैसे हो जाएंगे, तो हम उसी चीज में रोमांटिक हो जाते हैं बिना दिमाग लगाए। क्योंकि रोमांस दिमाग से थोड़ी आता है, रोमांस तो दिल से आता है। जिस दिन आप तर्क का प्रयोग करने लगेंगे रोमांस आएगा ही नहीं। और जिस दिन आप तर्क का प्रयोग करेंगे उस दिन भौतिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जिन जिन लोगों ने मार्क्सवादी सिस्टम के पीछे पड़े, इतिहास गवाह है, वो सब बर्बाद हुए। रसिया नंबर 1, चाइना के अलावा। चाइना इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि 78 में उसने बाजार का रास्ता पकड़ लिया। चाइना जैसा होशियार कोई है ही नहीं है। चाइना जहां माओवाद आया था वहां फुर्र हो गया। आ कहां गया? नेपाल में। क्योंकि अगला पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी। इसके नेता है प्रचंड। इसके नेता कौन है? के पी शर्मा ओली। इसके नेता कौन है? पुष्प कमल दहल। नाम है प्रचंड। अरे हमने अपने विश्वविद्यालय जेएनयू से उनको पढ़ा रखा है। जेएनयू से पढ़ा है। सीताराम येचुरी क्लासमेट है। नेपाल के राष्ट्रपति किरण कुमारी विद्या वीएचयू से पढ़ी हुई हैं। यही हम जिस थाली में खाते हो यार उसी थाली में छेद करते हो। बताओ, हमने पढ़ाया लिखा बड़ा किया भले मानुस बनो, और मामे भांजे के संबंध में क्रांति आ गई। और याद रखिए, अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जानते हैं क्या कहते हैं? जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 90 के बाद आए तो उन्होंने कहा ना नेपाल में सही लोकतंत्र नहीं है। इनसे पूछा गया भैया सही लोकतंत्र कैसा आएगा? उनका जिस दिन सरकार का खात्मा हो जाएगा, सरकार खत्म, राज्य खत्म, और सब नेपाली उसके बाद एवरेस्ट पे बैठ के झींगा लाला करेंगे। अच्छा, खास बात है, नहीं नेपाली हमारे भाई हैं। अरे मेरे बच्चों, नेपाल तो हमारा मामा है, नेपाल से हमें कोई समस्या थोड़ी है। लेकिन किस तरीके से, और आपको हैरानी की बात है कि जब ये 90 के बाद, ध्यान से देखने की बात है, 90 के बाद हिंदुस्तान में माओवाद बढ़ा। 90 के पहले माओवाद था पश्चिम बंगाल में, 90 के बाद माओवाद आंध्रा और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। कमाल की बात है। अगर माओवाद आंध्रा और महाराष्ट्र तक पहुंचा, इसका मतलब है नेपाली माओवादियों ने हमारे माओवादियों का समर्थन कर दिया। और नेपाली माओवादियों ने कहा कि हम एक रेड कॉरिडोर बनाएंगे। हमने कहा ये कौन सा कॉरिडोर होता है भाई? हमने तो इकोनॉमिक कॉरिडोर सुना था। इन्होंने कहा हम रेड कॉरिडोर बनाएंगे, लाल गलियारा बनाएंगे। हमने कहा लाल मतलब इनका झंडा क्या होता है? लाल। हंसिया, देखिए इनके झंडे में हंसिया और हथौड़ा छपा हुआ है जो दुनिया से कब का निकल गया। हंसिया हथौड़े के बाद दुनिया में रही नहीं। अब ड्रिल करने वाली मशीन आ गई, हथौड़ी जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, हंसिया ट्रैक्टर आ गया, मशीन आ गई, दंदरा कर कट रहा है, हंसिया लेकर कौन दौड़ रहा है? अरे मेरे बच्चों, इसलिए
कई बार अगर समय बदलने के बाद अपने विचार आप नहीं बदल पाते, दुनिया से हवा हो जाएंगे। वही हाल मार्क्सवादियों का, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम यहां से लेकर, हम काठमांडू से लेकर वारंगल तक, आंध्रा तक रेड कॉरिडोर बनाएंगे। इसका मतलब भारत में भी मार्क्सवाद को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बस ये जानकारी दे दें, हमारे भी मार्क्सवादियों का अप्रोच आपको बता दें। हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, इनका अप्रोच क्या है? ये कहते हैं भारत अभी आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा भाई 47 में क्या हुआ था? उन्होंने कहा मजाक हुआ था। हमने कहा ये संविधान क्या लिखा गया? उनका ये और बड़ा मजाक है। हमने कहा आपके लिए आज़ादी कैसी है? तो कहेंगे संविधान जला दो, झंडा जला दो। मगर ठांस के रख दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, ये माओवादी हैं, ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरे हैं। ये माओवादी हैं, भारत विरोधी हैं। इस समय सत्ता में कौन है? नेपाल में। इस समय नेपाल में सत्ता में कौन है? मेरे बच्चों, ओली होंगे तो भारत विरोध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कमाल की बात है। अब आप कहोगे काला पानी ये तो बहाना है, संविधान ये बहाना है, सीमा बहाना, सीमा को बिला वजह, सीमा तो बिला वजह का मुद्दा आता है। ये सब सारी समस्या क्या है? राजनीतिक। जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी माओवादी आते हैं, और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि नेपाल में माओवादी आ गए, बिहार में खूब माओवाद आगे बढ़ा, और इन लोगों ने मिलके खूब अपना सब धमाचौकड़ी मचाई। न नेपाल, न बच्चों, केवल नेपाल बर्बाद हुआ। नेपाल आज भी, यानी दुनिया के इस विकासशील देशों में भी निचले पायदान पर आता है, जिसे चौथी दुनिया कहते हैं। कमाल की बात नहीं है? छोटे छोटे देश सरपट रूप में आगे बढ़ गए, और यहां माओवाद चल रहा है, मार्क्सवाद चल रहा है। ये बड़े विचार की बात है। इसलिए आप याद रखिएगा, कभी भी पड़ोसी के बीच जमीन का, पानी का झगड़ा ही नहीं होता है। ये तो बहाने होते हैं। अरे मेरे बच्चों, मैं तो जमीन घर किसी के नाम कर देना चाहता हूं, कोई आए तो। इसलिए एक खास बात है, किसी को हम अपनी सारी चीज दे देना चाहते हैं, किसी को। दुर्योधन ने कहा था मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। जमीन का मामला था या किसी और का मामला था? राज्यों के बीच झगड़ा अविश्वास से, शक्ति से, आधिपत्य से पैदा होता है, जमीन में से थोड़े। अब ठीक है, लेकिन आम जनता की भावना को सेंटिमेंट से जोड़ना है तो हम जमीन और पानी का मुद्दा उठा देंगे, क्योंकि आम जनता जमीन पानी के मुद्दे से ज्यादा अटैच होती है। वो व्यापार घाटा उसको नहीं पता है। उसको ये नहीं पता कि 1950 की संधि क्या है। बस उसको ये पता है कि बस ये कह दो भारत ने हमारा शोषण किया। यानी क्या कहानी चला दी गई? मार्क्सवादियों ने क्या कहानी चला दी कि हमारे यहाँ लोगों ने शोषण किया, और नेपाल ने कहा कि भाई नेपाल में भी पूंजीपतियों ने सबका शोषण किया। और फिर उसके बाद चौथी पार्टी है मधेसी लोकतांत्रिक मोर्चा। ये तो मैं उन पार्टी की बात कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। बाकी तो छुटपुट पार्टी गिनेंगे तो 25 पार्टी है वहां पे। यही लोकतंत्र की खास बात है, मधेसी लोकतांत्रिक मोर्चा। और अब आप देखेंगे कि अब माओवादियों ने, एक तो नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लोकतांत्रिक सरकार बनती थी, किसी को बहुमत आता नहीं था, 6 महीने में सरकार गिर जाती थी। कमाल की बात है, आज की सरकार कांग्रेस और सीपीएन एमएल के बीच बनी हुई है। इफेक्ट आपको देखने में कैसा लगा? अगर मैं कहूं कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के बीच सरकार बनी हुई है, ये सुन के आपको कैसा लगा? अरे मेरे बच्चों, इन दोनों की सरकार बननी चाहिए, इनकी इनकी सरकार बननी चाहिए। अरे इनके बीच में कम्युनिस्ट पार्टी दोनों है ना, वैचारिक समानता तो इनके बीच में है। लेकिन नेपाल में हर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये इनके साथ इनकी मिलकर सरकार बन गई है, ये इनके साथ मिल गए हैं, ये इनके साथ मिल गए हैं, ये इनके साथ मिल गए हैं, और ये इनके साथ मिल गए हैं। अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। जितने ऑप्शन हुए हैं सब में सरकार गिरी है।
इसका मतलब है कुल मिला के विचारधारा गया तेल लेने। अरे भाई, जब आप मार्क्सवाद मार्क्सवाद कर रहे हो तो मार्क्सवाद के साथ मिलकर सरकार बनाओ ना। कुल मिला के मुद्दा व्यक्तित्व का है। उस चक्कर में नेपाल तो बर्बाद हुआ। अभी सब हंगामा चलता रहा और माओवादियों ने बहुत दिनों तक तो शासन में भाग ही नहीं लिया। माओवादियों से पूछा तो भाई ये क्या बताओ, आप शासन में भाग क्यों नहीं लेते? उनका शासन को तोड़ना है, हमें भाग थोड़ी लेना है। और नेपाल में फिर समस्या आई। नेपाल में 2005 में आपातकाल लगा दिया। नेपाल फिर समस्या में गया। अरे कोई गरीब देश है और जब राजनीतिक अस्थायित्व होगा तो गरीबी बढ़ेगी या घटेगी? गरीबी तो और बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का संबंध अमीरी से होता है, नंबर एक। और जिस समाज में हिंसा है उसका पिछड़ना तय है, नंबर दो। आप हिंसा करते रहिए। आप हिंसा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कभी आएगा नहीं, व्यापार कभी बढ़ेगा नहीं। और भारत के तमाम व्यापारी जो नेपाल में रह के व्यापार कर रहे थे छोड़ छाड़ के बाहर चले गए। नेपाल का पूरा नुकसान हुआ। बांग्लादेश ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही तो मार ली है। अब ठीक है, तमिल से ब्रिटिश को करिए। ये सब बिजनेस बिजनेस वाले सारे लोग भाग जाएंगे आपके यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ समस्या शुरू हुई। माओवादियों ने हंगामा करना शुरू किया और अब माओवादियों ने ऐसी समस्या पैदा कर दी कि न सरकार चलाने दे रहे थे न सरकार में भागीदारी कर रहे थे, यानी न खेलने देंगे न खेलेंगे। अब इसमें बीच बचाव हुआ। बीच बचाव ये हुआ, सीताराम येचुरी को भेजा गया कि यार जाओ इसको सेटल करो। ये प्रचंड क्या कर रहा है? न तो सरकार बनाने दे रहा है न सरकार में पार्टिसिपेट कर रहा है। बाद में नेपाल के प्रचंड ने कहा कोई बात नहीं, अब हम नया नेपाल बनाएंगे। प्रचंड से पूछा गया नया नेपाल कैसा होगा? तो प्रचंड ने, यानी 2008 के बाद एक नया नेपाल बन रहा है। और जरा सब सोचिए, नेपाल केवल नया नेपाल नए संविधान लिखने से बन जाएगा या व्यवस्था में चेंज हो, सामाजिक न्याय हो, गरीबी दूर हो, तब तो नया नेपाल बनेगा। लोग मर रहे हैं और शासन में नया नेपाल बन रहा है। 2008 के बाद से एक नया नेपाल बना है जहां पे नेपाल क्या है? लोकतांत्रिक। नेपाल बन गया लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष। अपनी प्रस्तावना सब याद कर लीजिए, समाजवादी। और खास बात है, नेपाली भाइयों की मैं क्या तारीफ करूं, इतने छोटे देश में संघवादी शासन अपना लिया। ये बताइए, संघी शासन छोटे देशों के लिए होता है बड़े देशों के लिए है? लेकिन समस्या ये है मेरे बच्चों, अगर आप अपने किसी पड़ोसी को समझाओ कि अगर पड़ोसी क्या कर रहा है, अपना सारा घर द्वार बेच के ट्रक लेना चाहता है और आप कहोगे ना ना भाई ये काम ठीक नहीं है, पहले छोटे से शुरुआत करो, पहले छोटा हाथी लो। पड़ोसी कहे ना तो हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो। अब आपके साथ कोई रूममेट रहता है और वो कह रहा है ना भाई दिल्ली में रहने का मजा ही क्या है जब तक मेरा नाश्ता होटल ताज से ना आए। अब अगर आप उसको समझाने का प्रयास करो तो कहे ना तो हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो। हस्तक्षेप कर रहे हैं, समझा रहे थे। अब बताओ, नेपाल कह रहा है संघी शासन अपनाएंगे। अरे संघी शासन विशाल देशों में बनता है, लेकिन नेपाल ने संघात्मक शासन अपना लिया। संघात्मक शासन का परिणाम यह है कि आज भी नेपाल के 8 राज्य अपना नामांकन नहीं कर पाए हैं। संविधान बना 2008 में, 8 राज्यों का नाम, अभी कुछ राज्यों के नाम तय किए गए हैं। राज्यों के नाम तय करने में भी मारामारी बची हुई है। इसका मतलब है, और जब ये 8 राज्य बना, संघात्मक शासन बना, आप याद रखिए किसी भी देश को बदलना है। अब ये भारतीय संविधान निर्माताओं सीखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन में संविधान बना दिया था। इनकी संविधान सभा बैठी थी 2000, लगभग 2005 के बाद ही संविधान सभा बैठी थी। 2008 तक संविधान बना ही नहीं पा रहे थे। भारत ने कई बार कहा कि भाई कुछ बता दें, कहा आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत करो, तो जा मर। बताओ, मैं पड़ोसी बीमारी से करा रहा है और मैं डॉक्टर लेके जा रहा हूं, कह रहा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये तो दोस्तों हमारी कंडीशन ऐसी है, होम करते हुए हाथ जलना। आपने कहावत सुनी है? नहीं सुनी है तो जरूरत भी नहीं सुनने की। जो नहीं सुनी है उनको कोई दिक्कत नहीं, उससे कहावत से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब
मेरे बच्चों, क्या पड़ोस मिला है यार। उनका हल करने गए थे, उल्टा हमें ही ढांस ढांस रहा है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल होगा जहां इतना छोटा देश बार बार हमें बदर घुड़की देता है, बार बार हमें डांट देता है। अब कितना दोस्तों से पूछे, मामा है मामा है मामा है। 2 करोड़ की आबादी वाला देश, आप देख रहे हो रसिया को। पुतिन ने बस इतना कहा, यूक्रेन पीछे चलो। यूक्रेन ने कहा ना, अलग चलूंगा। पुतिन ने कहा तैयार हो जाओ। यूक्रेन ने कहा क्या कर लोगे। पुतिन ने कहा बता नहीं पाओगे, वो कर दूंगा। किया कि नहीं किया मेरे बच्चे। हमारे यहाँ देखो यार, इसके बाद ओ माय गॉड, इसके बाद मार्क्सवादी ये कहते हैं कि हम उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं, हम आधिपत्यवादी हैं। यहाँ तो कंडीशन हमें अलग दिख रही है। ये तो, ये छोटे होके बेंगुली करने का ऐसे बाज नहीं आते। और अगर हमने ये कह दिया कि नेपाल ने लोकतांत्रिक शासन अपना लिया, राजा का शासन तो गया ही, गणतांत्रिक से अपना ले राजा गया। जब नेपाल पंथ निरपेक्ष हो गया तो अब नेपाल हिंदू राज्य नहीं रहा। एक ही सबसे बाकी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन नेपाल, अब देखिए फिर नेपाल की करामाती देखिए, 8 राज्य बनाया उसमें फंसा। जब 8 राज्य बनाया तो उसमें मधेसी कहते थे हमारे लिए 2 राज्य बनाओ। तराई वाले पूरे क्षेत्र में मधेसियों ने कहा 2 राज्य हमारे लिए बनाओ, एक जनकपुर एक मिथिलांचल। नेपाली वहां दांव मार गए। उनको फिर डर लगने लगा कि अगर मधेसियों का 2 राज्य बन जाएगा तो हो सकता है इंडिया का कल राज्य 28 से 30 हो जाए। अब समस्या देखो। ये बताओ मेरे बच्चों, भारत ने आज तक किसी पर बुरी नजर लगाया है? हमने किसी को आंख उठा के देखा नहीं। घूर के देखने वाली तो बात ही नहीं आती। अब बताओ, हमारी ये इच्छा है कि वो 2 राज्य हमारे अंदर आ जाए, हम ऐसी इच्छा क्यों करेंगे? हमारी तो इच्छा है भाई कश्मीर में अलगाववाद पहले खत्म करने, नागा उधर उछल रहा है उसको खत्म कर ले। इजाक मवैया कल इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमें अपना संविधान चाहिए, अपना झंडा चाहिए। हमने कहा आज आप खोपचे में लेके तुमसे बात करेंगे। अब एक जगह संविधान झंडा हटाया है, तो ये संविधान झंडा मांग रहा है, हमका झंडा उल्टा करके। अब बताओ प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड। अरे मेरे वो, अब अब ये बताओ, नेपाल का 7 राज्य में 2 राज्य हम अपने मिला लेना चाहते हैं। अब ये नेपाल खुराफाती तो है। अब उसने क्या किया कि 2 राज्य के बजाय 1 राज्य बनाया। अब मधेसियों ने संग्राम शुरू कर दिया। सवाल यह है कि नेपाल गरीब हमेशा रहा है। अब काठमांडू, नेपाल में जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, जब आप नेपाल कभी जाना चाहेंगे तो जो तराई मैदान वाला एरिया है कंपेरेटिवली वहाँ टूरिज्म भी नहीं है। गोरखा सैनिक भी उधर घाटी से आते हैं। घाटी का मतलब काठमांडू, जो नेपाल का शासक वर्ग है। और जो यहाँ से भारत से लोग गए वो गरीब, ज़्यादा गरीब ही हैं। तो बार बार ये लोग कहते रहते हैं भाई हमें रिजर्वेशन दो नौकरी में, गोरखा सेनाओं में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और ये मधेसी बार बार भारत से कंप्लेन करते हैं कि भाई इतना बड़े देश आप हो, हमारी तो आप कोई सहायता नहीं करते। मधेसी कह रहे हैं भारत हमारी सहायता नहीं करता। नेपाली सरकार कह रही है कि भारत मधेसियों को उकसाता है। हम खुद नहीं समझ पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक बार इन्होंने फिर राज्य का मुद्दा उठा दिया। अब इसीलिए जब भी नेपाल में कोई कोलाहल होता है, नेपाल में कोई समस्या होगी तो याद रखिएगा, नेपाल की खुली सीमा भारत के साथ है, तो वो समस्या नेपाल की रहेगी या सीधी हमारी हो जाएगी। और आपको ये भी याद दिला दें, पाकिस्तान पाकिस्तान जैसा राज्य बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तीनों का प्रयोग करता है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्चिंग पैड के रूप में। जब किसी चीज़ को, मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान नेपाल का प्रयोग करके भारत विरोधी घटना बढ़ाता है। और ये बात हकीकत है, जब भारत में आगरा शिखर वार्ता होने वाली थी, और आगरा शिखर वार्ता होने वाली थी, उस चक्कर में पाकिस्तान ने प्रयास किया था कि यूएई के रास्ते, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बहुत दिन तक यूएई रहा, यूएई से प्लान किया गया था, कुछ लोगों को भेजा गया काठमांडू, क्योंकि पाकिस्तान से कोई सीधा भारत आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती। अभी तो कोई एयरक्राफ्ट की सर्विस नहीं है, अभी तो ना कोई एयरक्राफ्ट की सर्विस है, और ना भारत पाकिस्तान के बीच रेल है, ना कोई बस जाती है।
अभी संबंध पूरे तौर पर ठप है, लेकिन उसके बावजूद सीमा कैसे आ गई इधर, नेपाल के रास्ते। इसका ये मतलब समझ लीजिए, कश्मीर से कई बार नेपाल हमारे लिए सेंसिटिव कैसे बन जाता है। 2001 या वर्ष 2000 का जो इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक किया गया था, वो काठमांडू एयरपोर्ट से था। 2001 की शिखर वार्ता जो आगरा हो रही थी, उस शिखर वार्ता पे हमले करने का आईएसआई का प्लान था। लास्ट मोमेंट पे ये बात पता चल गई, तो भारतीय एजेंसियों ने उसको फेल किया। इसका मतलब है, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी सुरक्षा के इंटरेस्ट, चाहे माओवाद को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान खतरे को लेकर हो, चाहे नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर हो, नेपाल तक फैले हुए हैं। इसलिए पड़ोसी देश में अगर भारत विरोधी कोई सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए समस्याएं पैदा करती है, भारत के लिए समस्या पैदा करती है। इसलिए मतलब क्या है, जितनी भी समस्याएं भारत नेपाल के बीच, नंबर एक क्या है, राजनीतिक और राजनीतिक अस्थायित्व। नंबर दो क्या है, ये बात आपको हम लिखवाना चाहते हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर दें एक बार। अब देखिए, नेपाल नेपाल है, भारत है, या ज़्यादातर हमारे जो विकासशील देश हैं, उसमें आज भी जहाँ जहाँ लोकतंत्र बन पाया है, वहाँ नागरिक पहचान नहीं बन पा रही है। देखिए, ये तो दुनिया में जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो वहाँ हर बात, अब हर व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं सिटीजन हूँ। अब चूंकि हमारी पहचान भाषा जाति धर्म से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। जब हमारी पहचान जाति भाषा धर्म के आधार पर होगी, तो राष्ट्र के निर्माण में समस्या आएगी। अब नेपाल के हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि नेपाली पहले है, कोई कह रहा है मधेसी है, कोई कह रहा है वो पहाड़ी है, तो अब ये राष्ट्र के निर्माण में समस्या आती है। इसका मतलब है कि उनमें आपस में जब जाति धर्म भाषा के आधार पर संघर्ष होते हैं, उसे हम कहते हैं निर्जातीय संघर्ष। और जब वो आपस में संघर्ष बनेंगे, तो राष्ट्र के निर्माण में समस्या आएगी। और जब राष्ट्र के निर्माण में समस्या आएगी, उन्हें भाई संघर्ष होगा, उन्हें कोई बहाना चाहिए अपनी असफलता का, तो बहाना कौन मिल जाता है, भारत। इसे कहा भी जाता है, पड़ोस में बाढ़ आ जाए तो भारत जिम्मेदार, पड़ोस में सूखा पड़ जाए तो भारत जिम्मेदार। तो ये उनकी आदत है कि हर बात के लिए किसको ब्लेम कर देते हैं, इंडिया उसके पीछे है। अब मान लीजिए कि मधेसी कल के लिए नेपाल में प्रॉब्लम करेंगे, अगर मधेसी नेपाल में प्रॉब्लम करेंगे, तो भारत नेपाल के बीच आवागमन ठप होगा, क्योंकि हाईवे तो प्लेन से होके जाएगा। अब भारत नेपाल के बीच में जब आवागमन ठप होगा, तो इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं नेपाली, या खास तौर पे काठमांडू के लोग, कि सारा भारत ने कर रखा है, प्रॉब्लम तो आपकी है। इसका मतलब है, प्रॉब्लम क्या है, इनके निर्जातीय संघर्ष, प्रॉब्लम क्या है, राष्ट्र के निर्माण की समस्या। इसलिए तो आप देखेंगे आज भी नेपाल में कुछ लोग कह रहे हैं फिर से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 8 राज्य होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आप ये सवाल नहीं कर सकते कि लोकतांत्रिक शासन हो या ना हो। इंग्लैंड में ये सवाल पूछना मना है कि सेक्युलर शासन हो ना हो। ये सब नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं। भाई, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, भवन का निर्माण। अब रोज ही कोई एक पिलर गिराते रहेंगे आप, कि नहीं जो भवन का निर्माण हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। अरे एक बात पे तो एग्री हो जाइए, इसी को कहते हैं राष्ट्र निर्माण की समस्या, निर्जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थायित्व। इसी के लिए नेपाल में भारत विरोध होता रहता है। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। एक बार ऋतिक रोशन ने ऐसे कह दिया, कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो ये बात नेपाल की बात आई, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, नेपाली का मतलब है जो बहादुर। इस बात को लेकर नेपाल में हंगामा हो गया, भारतीय फिल्मों को बैन करने की मांग आ गई। भाई, नेपाल के 50 लाख लोग भारत में काम करते हैं, लेकिन भारतीयों को नेपाल से भगाया गया। परंपरा ये थी, पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी भारत का होता था, दक्षिण भारत जाता था, उसको भगा दिया गया भारत विरोध के नाम पर। अब आप देखिए, ये सारी समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, लिख लीजिए। इसे जब काला पानी का मुद्दा आ जाए, संविधान का मुद्दा आ जाए, मूल मुद्दा थोड़ी है, वो तो घटना है। आज आपको ये एक्स घटना है, कल वाई घटना होगी, समस्या कुछ और है। लिख लीजिए पहला पॉइंट। हाल ही में हाल ही में भारत और नेपाल के बीच
हाल ही में भारत और नेपाल के बीच काला पानी भूमि विवाद उत्पन्न हुआ। काला पानी भूमि विवाद उत्पन्न हुआ। भारत नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण 1816 भारत नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण 1816 की सुगौली संधि के अनुसार किया गया था। सुगौली संधि के अनुसार किया गया था। जिसके अनुसार भारत नेपाल के बीच की पश्चिमी सीमा काली नदी के आधार पर निर्धारित की गई। काली नदी के आधार पर निर्धारित की गई। लेकिन नेपाल के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हुआ है। काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हुआ है, जबकि भारत ने यह सदैव कहा है कि काली नदी का उद्गम काला पानी से हुआ है। काली नदी का उद्गम काला पानी से हुआ है। अब बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सिंपल सा मामला क्या है, ये देखिए, ये काला पानी है, ये है, और काला पानी के पास ही काला पानी भूभाग का नाम है और काली रिवर है। काली रिवर को भारत में शारदा रिवर के नाम से भी जानते हैं। काली रिवर है, काला पानी एक क्षेत्र है, भूभाग है, और काला पानी भूभाग नहीं, एक वैली है। और काला पानी लिपू लेक के पास है। तो लिपू लेक क्या है, दर्रा है। और आप जानते हैं ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में दर्रे का बड़ा महत्व है। ये लगभग 12,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित लिपू लेक दर्रा है। 1962 के वॉर में ज़्यादातर पासेस को चाइना ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ पास हमारे पास बने हुए, जिसमें डोकलाम, लिपू लेक और काराकोरम, ये तीनों का स्ट्रेटेजिक महत्व एक ही जैसा है और तीनों ट्रेंगल पर आते हैं। यानी लिपू लेक नेपाल, चाइना और भारत के ट्रेंगल पर है और कंडीशन भारत और चीन के बीच में तनातनी वाली है। इसलिए इतने ऊंचाई वाला क्षेत्र भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ से नदी का उद्गम होगा तो स्वाभाविक रूप में पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। जबकि धारचूला
जो लिम्पुया है, ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का एक क्षेत्र है, भारत का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और नहीं, पिथौरागढ़ जो कुमाऊं क्षेत्र में है, पिथौरागढ़ का जो लिम्पिया धोरा नामक जगह है, अगर वहां से यहाँ से काली नदी उत्पन्न होगी, ये पूरा एरिया किसके पास जाएगा? नेपाल के पास जाएगा। फिलहाल किसके पास है? भारत के पास है। अब एक तो अपने आप में विवाद खड़ा करने वाली बात है। अब काली नदी के द्वारा, अब कहा भी जाता कई बार तो अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी सीमा का निर्धारण किया है जिसका टेक्निकली निर्धारण हो ही नहीं चाहिए। जैसे हम किसी को एड्रेस बताएं और मैं एड्रेस ये बता दूं कि हमारे घर के सामने टेम्पो खड़ी है, उसी पे देख के आ जाना, तो टेम्पो चली गई तो ये कोई एड्रेस बताने का तरीका होता है? टेम्पो कोई लैंडमार्क थोड़ी है। अब भाई हमने बता दिया कि नदी सीमा रेखा है, तो नदी तो दाएं बाएं हो सकती है ना। अब नदी दाएं बाएं होगी तो कहा भी जाता है अंग्रेजों ने जब भी सीमा का निर्धारण किया था तो बड़े सारे ग्रे एरियाज थे उनके, और उसको हमने भी कार्टोग्राफी के मामले में हमने भी उतने काम करने के प्रयास नहीं किए, हमने छोड़ दिया उसको। अब हुआ क्या था, मामला ये नहीं था कि नेपाल ने मामला उठा दिया, संयोग की बात है किस दौरान कोई मामला आता है उसका और महत्व हो जाता है। आपका पड़ोसी के साथ झगड़ा चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, उसमें आज है कल है, तू मैं हो रही है, लेकिन जिस दिन पड़ोसी के यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई पार्टी हो रही है, उसी दिन आप बांस लेके पहुंच गए उसके यहाँ, मामला ज्यादा किरकिरा हो गया कि नहीं हो गया? या पड़ोसी के यहाँ कुछ ऐसा मातम वाला कार्यक्रम है, उसी दिन आपने झगड़ा उठा दिया। नेपाल ने जब झगड़ा उठाया था, याद रखिए उस समय कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें, और यह भूल नहीं सकते उस समय भी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। ये बात और ध्यान रखने की है। दूसरी बात ध्यान रखने की है, 2019 में भारत ने 370 को हटाया, बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और इसके अलावा भारत हमेशा पूरी दुनिया में ये कहता रहता है कि चाइना आक्रामक है, चाइना विस्तारवादी है, चाइना हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। जब हमने 370 हटाकर पहली बार भारतीय मैप को फिर से जारी किया, भारतीय मैप में कोई बाहर का चेंज थोड़ी था, 370 हटाना भारत के अंदर का चेंज था या बाहर का चेंज था? अब मान लो मैं अपने घर में वॉशरूम को बनाकर किचन और वॉशरूम को रिप्लेस कर दूं, अब पड़ोसी आके हम पे बरस जाए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या चेंज कर रहे हो? है ये तो हमारे घर का अंदर का मामला है भाई। चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था। नंबर 1, चाइना हमारे उन पड़ोसी देशों में था जो ऑब्जेक्शन करने वाला था, इसलिए आप याद रखिए चाइना के साथ मामला इतना आसान नहीं है। हमने चीन से पूछा ये बताओ तुम्हारा इसमें क्या है? पाकिस्तान ने कहा इसका इसमें इसलिए है कि मेरा दोस्त है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, हमें पता तुम आओगे। एक दो आदमी की भाई झगड़ा हो रहा था, तो एक ने कहा मैं तुम्हारे मार के 64 दांत तोड़ दूंगा, तब तक उसके दोस्त कूद पड़ा वो बीच में, उसने कहा अरे दांत 32 होते हैं, उनका मैंने तुम्हारा भी गिन लिया था, मुझे पता तुम आओगे। तो दोस्तों पाकिस्तान पड़ोस में कुछ भी हो तो बुनाए बुलाए कौन आ जाता है? पाकिस्तान सीधा कह देगा ना ना भाई भारत ऐसा ही है, भारत ऐसा प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा किसी ने ये बात नहीं बोली हमारे पड़ोस में, बाकी सब शांत रहे। श्रीलंका ने तुरंत धन्यवाद का मैसेज भेजा, और उस समय यूएई जैसे, सऊदी अरब जैसे देशों ने भी कह दिया भारत का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे मामले में नेपाल ही मामला उठा देगा। जब हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारी सीमा पर कब्जा हो रहा है, चीन आक्रामक है, और नेपाल उस समय भारत के साथ अगर मामला उठा देता है, तो आप जानते हैं कि इसका मैसेज कितना बढ़ जाता है। नेपाल ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भारत ने छोटे देश की सीमा दबा रखी है, तो विस्तारवादी चाइना हुआ या विस्तारवादी इंडिया हुआ? इसका मतलब है नेपाल ने केवल काला पानी का मुद्दा उठाया, चीनी अप्रोच का सपोर्ट कर दिया। नेपाल ने काला पानी का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान के साथ चला गया। आप क्या लगता है पाकिस्तान के साथ सीमा का विवाद है? सीमा तो यहीं चली है, विवाद तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ विवाद सीमा का है किसी और का है? किसका है? मेरे बच्चों, पाकिस्तान के साथ विवाद किसका है? राष्ट्र निर्माण का, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, मिसट्रस्ट का, इन सब चीजों का विवाद होता है। सरक्रीक, सियाचिन, ये सब उसके परिणाम है, ये सब उसके परिणाम है। इसलिए काला पानी विवाद उठा क्यों? भारत के लिए मामला सेंसिटिव था, लेकिन भारत ने इसको दबा दिया, भारत ने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी। बस भारत ने कह दिया
ठीक है भाई, कमेटी बना देंगे, क्योंकि लिपुलेख का महत्व इस वजह से है कि वहाँ से मानसरोवर की यात्रा भी होती है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। भारत की बाकायदा वहाँ पे इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स पहले से तैनात है। पूरा एरिया तो हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में है। इसलिए मेरे बच्चों, नेहरू जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे। चीन ने कहा तिब्बत में रहे, तो नेहरू ने कहा ले जाओ भाई। तो नेहरू से पूछा गया, नेहरू जी, अरे आप फंसा सकते थे। अमेरिका ने कहा नेहरू सुनो, मेरे साथ आओ और मैं तिब्बत जाने नहीं दूंगा। नेहरू ने कहा मैं लफड़ा करने से बचना चाहता हूँ। सवाल तो यह है कि आप लफड़ा करने से कब तक बचेंगे, जब पड़ोसी, मेरे दोस्तों, अगर आप ये सोचते कि तिब्बत को दे के लफड़ा खत्म कर लेते, अगर आप ये चाहत है कि मैं 1 फीट पड़ोसी को जमीन देकर लफड़ा खत्म कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलत सोच में है। पड़ोसी कल पूरी जमीन मांगेगा। यही समस्या है। लिख लीजिए फिर, क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट। भारत और नेपाल के बीच भारत और नेपाल के बीच काला पानी, भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद, काला पानी विवाद का मूल कारण भौगोलिक नहीं है। काला पानी का विवाद भौगोलिक नहीं है, अपितु इसके मूल कारण निम्नलिखित हैं, या अपितु इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, नेपाल में नेपाल में जब भी मार्क्सवादियों अथवा माओवादियों की सरकार बनती है, नेपाल में जब भी मार्क्सवादियों अथवा माओवादियों की सरकार बनती है, वे स्वाभाविक रूप में भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे स्वाभाविक रूप में भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं और भारत विरोध को बढ़ाने के लिए पानी या भूमि का मुद्दा उठाया जाता है। भारत विरोध को बढ़ाने के लिए पानी, भूमि का मुद्दा उठाया जाता है। पानी और भूमि का मुद्दा उठाया जाता है। आपको एग्जाम्पल याद दिला दे, भारत और नेपाल के बीच में जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाया। माओवादी, जब जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग की बात 96 से शुरू हुई, तो माओवादियों ने कहा कि भारत नेपाल के पानी के हिस्से का प्रयोग भारत कर लेगा। माओवादियों ने यहां तक कहा था कि नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना में भर्ती नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल थोड़ी है। आज की बात में पानी का मुद्दा आ गया, कभी संविधान का मुद्दा आ जाएगा। संविधान नहीं बनने देगा तो कौन उत्पन्न कर रहा है? भारत। अब जरा सोच के देखिए, जो काम 96 में हो सकता था, वही काम अगर नेपाल 2022-23 में कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप में आपने तो 25 साल गंवा दिए, 20 साल तक गंवा ही दिए आपने। कितना केवल पॉलिटिक्स के कारण नेपाल का कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आप जरा सोच के देखिए, कुछ भी उत्पन्न होता है तो कभी ये क्या कह देंगे कि ये बताइए, भारत में आप देख रहे हैं बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है
इतना बड़ा देश है, जनसंख्या वाला देश है। अब जहाँ जनसंख्या वाला देश रहेगा वहाँ युवा लोग भी हैं। भारत में कोई सरकारी नौकरी मिले तो मंगल ग्रह पे जाने को तैयार है, तो सरकारी नौकरी दिलाइए तो। अब बताइए, अगर गोरखा नेपाल गोरखा ना आए तो भारतीय सेना बेकार हो जाएगी क्या? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी बात क्लेरिफाई तो नहीं किया कि देखिए अग्निवीर स्कीम में नेपाली नहीं आए, या नेपाली कुछ है, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल तो नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये, जब जब नेपाल का दृष्टिकोण नज़दीकी चीन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हम सेना के लिए भी बहुत ज़्यादा नेपाल पे निर्भर नहीं रह सकते। और हमारे यहाँ कौन से ऐसे कम लोग हैं? हमारे यहाँ दोस्तों पैदाइशी बहादुर लोग पैदा होते हैं। मैं राजस्थान में गया था तो पता चला कि मैं किसी घर के सामने, उनका सर जानते हैं किसका घर है? वह शैतान सिंह। हमने कहा कौन थे? हमारे यहाँ तो लोगों, पश्चिमी यूपी और राजस्थान हरियाणा चले जाइए, एक एक से गांव है, वहां नाम ही है सूरबीर सिंह, हवा सिंह। मतलब मतलब ऐसे ऐसे तो गैलेंट्री नाम है वहां के। अब जरा सोच के देखिए। अब पानी के सहयोग में इनकी समस्या है, गोरखा सैनिकों के प्रॉब्लम में इनकी समस्या है, काला पानी में इनकी समस्या है। तो समस्या ये सब नहीं है। समस्या क्या है? बस नेपाली सेंटिमेंट को भारत विरोध में भड़काना है। इससे नेपाल का फायदा हुआ क्या? देख लीजिए इतिहास, नेपाल तो डूबा, और फिर भी अभी ओली है वहां पे। और ओली भी कह रहा है मैं पहले चीन जाऊंगा। हम कह जाओ, पहले चीन जाना ही बहुत बड़ा संकेत है इंडिया को, और ये एंटिसिपेटेड था। जब ओली आएगा तो पहले चीन ही जाएगा। क्यों? माओवादी। और जो चीन के पीछे चलेगा, पाकिस्तान क्या हाल हुआ देख रहे हैं, श्रीलंका कहाँ डूब गया देख रहे हैं, अफ्रीका के जैसे बिलबिला रहे हैं, वही पता है। एक पर ज्यादा भरोसा डूबने की गारंटी। और कल के लिए चीन नेपाल को खरीद लेगा, वो भी हमारे लिए समस्या है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, दूसरा पॉइंट। भारत के सभी पड़ोसी देशों में भारत के सभी पड़ोसी देशों में निर्याती संघर्ष बने हुए हैं। नृजाति, जो जाति धर्म भाषा के आधार पे होने वाले संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। भारत के सभी पड़ोसी देशों में नृजाति संघर्ष बने हुए हैं। और नेपाल में भी मधेसी और पहाड़ियों के बीच नेपाल में भी मधेसी और पहाड़ियों के बीच यह संघर्ष देखा जाता है। मधेसी और पहाड़ियों के बीच यह संघर्ष देखा जाता है। इस आंतरिक संघर्ष को इस आंतरिक संघर्ष को इस आंतरिक संघर्ष को या इस आंतरिक संघर्ष से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस आंतरिक संघर्ष से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जाती हैं। आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जाती हैं। और उल्टा नेपाल सरकार यह भी कहती है, और उल्टा
नेपाल सरकार यह भी कहती है कि भारत मदेशियों को उकसा रहा है। नेपाल सरकार भारत उल्टा नेपाल सरकार यह भी कहती है कि भारत मदेशियों को उकसा रहा है। अगला पॉइंट, नेपाल में उत्पन्न होने वाली नेपाल में उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या नेपाल में उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या सीधे भारत की समस्या बन जाता है। सीधे भारत की समस्या बन जाती है मधेसियों का क्योंकि मधेसियों का भारत के साथ सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध है। मधेसियों का भारत के साथ सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध है। सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध है और भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा होने के कारण भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा होने के कारण मुक्त सीमा होने के कारण नशीली दवाओं, नकली नोट, नकली नोट और हथियारों की अवैध तस्करी हो जाती है। नकली दवाओं, नशीली नोट और हथियारों की नशीली दवाओं, नकली नोट और हथियारों की अवैध तस्करी होती है। हथियारों की अवैध तस्करी होती है जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कुल मिला के भारत नेपाल के बीच समस्या ये है और समस्या केवल यही नहीं है, समस्या उससे बड़ी है। समस्या उससे बड़ी इसलिए है, हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत, नेपाल और चीन। भारत, नेपाल और चीन हेडिंग है। भारत, नेपाल और चीन। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो 2008 में नेपाल में संविधान बना, इसके पक्ष में माओवादी बिल्कुल नहीं थे। माओवादी तो बिल्कुल चीन जैसा संविधान नेपाल में भी चाहते थे, लेकिन चूंकि वहां नेपाली कांग्रेस थी, मधेसी लोकतांत्रिक मोर्चा था, अगर माओवादियों का बहुमत होता तो वो तो बिल्कुल चीन जैसा शासन ही नेपाल में बना देते, एक दलीय शासन। भाई चीन का शासन, और चीन तो चाह भी यही रहा है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा शासन बने जो चीन के मॉडल पर आधारित हो। ये चीन के सॉफ्ट पावर के लिए बड़ा जरूरी है। चीन पूरी दुनिया में चाह रहा है कि भारत का लोकतांत्रिक मॉडल ये अमेरिका जैसा है। ये
चाइना के लिए वैचारिक रूप में बड़ी चुनौती है। कम से कम जितने पड़ोसी देश हैं, वो तो हमारे आसपास के पड़ोसी देश, वो तो कम से कम इस शासन को अपना लें। आप अगर ये कहेंगे कि चाइना का नेपाल में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो उसके कारण बड़े स्पष्ट है। भाई चाइना एक महाशक्ति है, तो महाशक्ति होने के नाते देखिए, अगर आप पावरफुल व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, पड़ोसी तक तो आपका प्रभाव होना चाहिए, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो। दूसरी बात, चाइना के जो दुखती सीमा है वो तिब्बत है, यूनान है, सिंकियांग। चाइना के तीनों जो सदर्न प्रोविंस हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, वो उसके दुखती रग है। तो पूरा चाइना शंघाई और बीजिंग जैसा नहीं है। जैसे भारत में जो विकास की समस्या है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आती है, तो भारत से सुदूर नॉर्थ ईस्ट है, वैसे ही जो तिब्बत है, म्यांमार के ऊपर है यूनान, और बिल्कुल कश्मीर के ऊपर है सिंकियांग। तीनों प्रांत में प्रॉब्लम बार बार आती है, और ख़ासतौर पर तिब्बत में तिब्बती मूल के लोग तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तिब्बती तो आज भी अपने स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तिब्बती बार बार ही कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। और ख़ास तौर पे अगर तिब्बतियों को देखना हो तो यहीं पे जाइए, मजनू का टीला, ये पीछे है। मजनू के टीले पीछे का मतलब बिल्कुल इस हाईवे से जाएंगे राइट में आएगा। मजनू के टीले के पास पूरे तिब्बतियों की बड़ी बस्ती है, सबसे ज़्यादा तिब्बती भारत में रहते हैं। अब ये भी बड़ी विडंबना है बच्चों, इतनी जनसंख्या हमारे पास है, जब देखो नेपाली तिब्बती सब हमारे यहाँ जाते हैं। और धर्मशाला में इनकी एक सरकार भी बनी हुई है, धर्मशाला में लोगों ने अपनी सरकार वगैरह बना रखी है। तो चीन को थोड़ा इस पर ऑब्जेक्शन होता है। तो और चीन के, यानी चीन हमेशा ये चाहता है कि नेपाल माने तिब्बत के आसपास जो भी राज्य हो उसके साथ उसका न केवल संबंध हो बल्कि उसका प्रभाव हो। तो भारत पर तो अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाता चीन। चीन बार बार भारत से कहता है, भाई यहाँ दलाई लामा को तुमने रखा क्यों है? हमने कहा भाई रखा थोड़ी है, अब ये धार्मिक गुरु हमको मानते हैं, अब चेला है, हम जाता नहीं, बार बार कहते हैं लामा तुम जाओ। अब बताओ, अगर कोई हमारा चेला है जाने को तैयार नहीं है, उसको भारत ही अच्छा लग रहा था, हम क्या करें? तो हम मना कर देते हैं। दलाई, इससे चीन बहुत नाराज होता है। चीन का आरोप ये है, एक बात याद रखना, अगर चीन हमारे खिलाफ काम करता है तो हम भी कोई साधु संत थोड़े हैं। हमारे पास भी ऐसे ऐसे आइटम हैं जो समय समय पे हम लगा देते हैं। दलाई लामा ये तो जग जाहिर है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में कहा कुछ किया जाता है, किया कुछ, ये चालू है। तो कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए हमने दलाई लामा को रखा हुआ है। और जब चीन बहुत खुराफात करता है तो दलाई लामा को हम कहते हैं, लामा एक बार जा अरुणाचल घुमाओ। और हम दलाई लामा से पूछते हैं, लामा साहब ये बताइए ये अरुणाचल किसका है? भारत का है। हमने कहा चीन कुछ और कह रहा है, चीन क्या समझे? और एक बात याद रखिएगा, गालवान में जब क्लैश हुई थी पहली बार दुनिया ने एक अजीब सा नज़ारा देखा था, अभी तक हमें डिस्क्लोज किया ही नहीं था। गालवान संघर्ष में चीनियों को मारने में जिस लोगों ने काम किया उसका नाम था तिब्बतियन फ्रंटियर फोर्स। आज तक इनको हमने कभी पब्लिकली दिखाया। 26 जनवरी कार्यक्रम होता है, सारे सेना के विंग हम यहाँ दिखाते हैं। हमारे पास तिब्बतियों की भी एक आर्मी है, ये दुनिया के सामने पता ही नहीं था। और तिब्बतियों को हमने कहा बस गुरु आ गया है सामने, बदला ले लो। तिब्बतियों दे बांस दे बांस, गजब का नजारा था मेरे बच्चों। अब बताइए, तिब्बतियों का ये प्रयोग हो जाएगा, तिब्बतियन फ्रंटियर फोर्स, चाइना चौंक गया। मैं तिब्बती उस क्षेत्र में लड़ने का आमादा है पहली बार, और तिब्बतियों का स्वाभाविक विरोध चीन के साथ है। चीन चौंक गया, ऐसा उसकी फजीहत हो गई मेरे बच्चों। अब कोई अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, कोई अपने आप को, और हम उसको मोहल्ले में 2-4 बांस मार दें। पाकिस्तान तो देखते देख टीवी बंद कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा गंभीर मामला है। आज भी चीन के लिए गले की हड्डी बन गया था। चीन ने पिछले 2 साल तक लगातार सेना को डटाए रखा। हमने कहा भाई तुम डटाए रखो, हम भी इसी क्रम में तैयार हैं। और तिब्बती दूसरी बड़ी संख्या में रहते हैं नेपाल में। और चाइना का प्रयास ये है कि अगर नेपाल के साथ उसका सीधा रेल लाइन जुड़ जाए तो जो हिमालय भारत और चीन और नेपाल के बीच में बैरियर है, द ग्रेट हिमालय,
और अगर रेल लाइन जुड़ जाती है, ये रोड बिल्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाइना ने अपना रखा है। आज भी कहा जाता है कि जब ये नेपाल के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं चाइना, तो वो कहना चाहते हैं कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब जरा सोच के देखिएगा बच्चों, जब आप ऐसे पॉलिटिक्स, सतही पॉलिटिक्स का देश कितना बड़ा नुकसान उठाता है, नेपाल उसका गवाह है। एयरपोर्ट आप बना नहीं पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। नेपाल नहीं बना पा रहा है। नेपाल ये कहना चाहता है कि चाइना हमें अनुदान दे दे, लोन न दे, पूरा ग्रांट दे दे। अब वो चाइना बताएगा देगा नहीं देगा। यद्यप चाइना ने कह रखा था कि वो काठमांडू तक, यानी बीजिंग से लेके काठमांडू, ये लासा से लेके काठमांडू, तिब्बत से लेके काठमांडू तक रेल लाइन बनाएगा। लेकिन अभी भी चाइना सामान्यतः कुछ कहता है तो टाइम लाइन प्रोजेक्ट होता है। चाइना की इकोनॉमी भी गड़बड़ाई हुई है। कोविड-19 के बाद चाइना के भी होश फाकते हैं, और जहाँ जहाँ रोड बिल्ड प्रोजेक्ट चाइना चला रहा था उस सब क्राइसिस में है। पाकिस्तान का पहला एग्जाम्पल है, पाकिस्तान का पूरा नहीं हो पा रहा है। अब नेपाल का पूरा होगा नहीं होगा आने वाला समय बताएगा। जबकि चाइनीज के लिए कहा जाता है कि जो काम वो कह देते हैं वो करके ही खत्म करते हैं, और टाइम बाउंड रूप में खत्म करते हैं। फिलहाल अभी ये बात दिख नहीं रही है, लेकिन चाइना चाहता है कि बाकायदा नेपाल पर प्रभाव बनाए रखे। उससे तिब्बत को बिजनेस मिल जाएगा, तिब्बत का व्यापार बढ़ेगा। और कुल मिला के एक बुद्धिज्म का सर्किट, चाइना भी एक नई पॉलिसी पे जा रहा है। चाइना ये कह रहा है कि बुद्धिज्म हमारे यहाँ से उत्पन्न हुआ है। हमने कहा भाई बोध गया कहाँ है? चीन ने कहा था ठीक है बोध गया भारत में है, लेकिन सबसे बड़े बौद्ध नेता दलाई लामा, इस समय दलाई लामा का बड़ा प्रभाव है दुनिया में। दलाई लामा, पूरी दुनिया में दलाई लामा को भगवान माना जाता है। और चीन बार बार कहता है लामा आ जाओ, तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। जिसको पूरी दुनिया भगवान मानती है वो भी चीन से डरता है। दलाई लामा को पता है कि अगर चीन ने पकड़ लिया कोई छुड़ा नहीं पाएगा। लोकतंत्र जिसको नोबेल कमेटी ने नोबेल प्राइज दे रखा है, चीन ने उसको जेल में बंद कर रखा है। चीन का कार्यकर्ता है जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा था, वो जेल में है। तो चीन का तरीका काम करने का अलग है, दलाई लामा वहाँ जाते नहीं। इसलिए मामला सिंपल सा है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में मिसट्रस्ट है, जो कि भी दिखता है, तो किसी भी तरीके से चाइना का नेपाल में प्रभाव हम अच्छा नहीं मानते। यदि भारत चीन के बीच संबंध बहुत अच्छा बन जाए, फिर तो भारत नेपाल चाइना सब आपस में जुड़ जाए, ये उदारवादी अप्रोच है, बिजनेस ट्रेड सब आगे बढ़ जाएगा। ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। इसलिए अब नेपाल के लिए देखिए बेस्ट पॉलिसी क्या है। अगर हम नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, क्योंकि हमें हमेशा रेशनल होता है। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, अपने दोस्त को आप एक चाय भी नहीं पिला पा रहे हो, और ये भी कह रहे हो कि तुमने जाकर उसकी चाय क्यों पी ली? अरे तुम पिला दो यार, फिर तुम ही पिला दो। अपने चाय पिला नहीं पा रहे हो और दूसरे की चाय पी रहा है तो ऑब्जेक्शन कर रहे हो, तो आप समझ लो संबंध बहुत लंबा चल नहीं पाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री इधर आए, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली बड़ी बेबाक है। ओली से पूछा गया कि ओली साहब, लगता है चीन की तरफ ज़्यादा झुक रहे हो, अब लगता है कि भारत से संबंध थोड़ा पीछे खिसका रहे हो। बोलेंगे कैसी बात करते हो आप लोग? अरे भाई चीन जितनी बड़ी सहायता देता है उतना सहायता भारत हमें दे दे तो हम चीन के साथ संबंध खत्म कर देंगे। तो उन्होंने बहुत लॉजिकल बात कही है। लेकिन संबंध भी कई प्रकार का होता है। अगर कल के लिए नेपाल चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तब उसमें समस्या कम होगी। लेकिन हो सकता है जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इंडिया कोऑपरेट करना चाहता है उसमें भी चीन को ला रहा है। तो सवाल है बिजली खरीदेगा कौन? तिब्बत पे तो उल्टी बिजली जाएगी नहीं, हिमालय पर खंभा गड़ेगा। भाई नेपाल में जो बिजली जनरेट होगी उसका खरीदार बिहारी और यूपी होंगे। तो ये प्रॉब्लम बार बार आती है। और अगर नेपाल कल के लिए चीन के साथ सामरिक संबंध बनाना चाहे तो हमारे लिए ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए नेपाल को सबसे अच्छी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि ठीक है अगर वो चीन के साथ संबंध बनाता है तो उसमें भारत विरोध उत्पन्न न करे, जैसा पड़ोस में सबसे जबरदस्त तरीके से हसीना ने चला रखा था। हसीना का संबंध भारत के साथ भी है, चीन के साथ भी था। कभी भी हसीना ने चीन को भारत के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। नेपाल कई बार करता है क्योंकि इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी है। इसलिए यदि आप देखेंगे बांग्लादेश को जितना हसीना ने पुश कर दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में,
वो बड़ा अचंभित करने वाली घटना थी। लेकिन फिर घूम फिर के वहीं चला गया। पाकिस्तान है हमारे यहाँ, पाकिस्तान का, तो भाई हम अकेले थोड़े बर्बाद होंगे। कमाल की बात है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आजकल, अब शादी ब्याह के तमाम निमंत्रण मिले हैं, आपको पता है मैं इस घटना को देख खुश क्यों होता हूँ कि भाई अकेले मैं ही दुख क्यों सहूं। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप में सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप में चीन के लिए भारत का ही प्राथमिक महत्व है। सॉरी, नेपाल के लिए। आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में नेपाल के लिए भारत का ही प्राथमिक महत्व है। भारत का ही प्राथमिक महत्व है। इसलिए भारत ये अपेक्षा करता है इसलिए भारत ये अपेक्षा करता है कि नेपाल को भारत अपेक्षा करता है कि नेपाल को इंडिया फर्स्ट नीति अपनानी चाहिए। इंडिया फर्स्ट अंडरलाइन देवनागरी लिपि में लिखिएगा। इसलिए भारत अपेक्षा करता है कि नेपाल को इंडिया फर्स्ट नीति ही अपनानी चाहिए। नेपाल को भारत के सामरिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेपाल को भारत के सामरिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेपाल को भारत के सामरिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट, नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो अभी प्रधानमंत्री है, केपी शर्मा ओली की प्रथम विदेश यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रथम विदेश यात्रा चीन के लिए प्रस्तावित है। प्रथम विदेश यात्रा चीन के लिए प्रस्तावित है, जिससे यह प्रतीत होता है जिससे प्रतीत होता है कि नेपाल जिससे यह प्रतीत होता है कि नेपाल चीन प्रथम की नीति पर बल दे रहा है। इससे प्रतीत होता है कि नेपाल चीन प्रथम की नीति पर बल दे रहा है या चीन प्रथम की नीति अपनाना चाहता है। जो भारत के लिए
एक चिंता का विषय है। जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अगला पॉइंट, भारत चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण चीन की नेपाल में उपस्थिति भारत के लिए खतरे के रूप में देखी जाती है। चीन की नेपाल में उपस्थिति भारत के लिए खतरे के रूप में देखी जाती है। और यदि चीन काठमांडू तक रेल लाइन बिछा देता है, तो चीन और नेपाल के बीच हिमालय का गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। चीन और नेपाल के बीच हिमालय की बाधा भी नहीं रहेगी। चीन और नेपाल के बीच हिमालय की बाधा भी नहीं रहेगी। तो अब देखिए ये समस्या है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अब एक ही कंडीशन है कि भारत चीन और नेपाल तीनों दोस्त बन जाए। अब वो कंडीशन थोड़ी सी तो भी संदेहास्पद है कि सब मिलके एक साथ आ जाए। इसलिए आप देखेंगे कि भारत क्या अपेक्षा करता है। भारत ये अपेक्षा नहीं करता कि नेपाल चीन से संबंध खत्म कर ले, लेकिन भारत ये अपेक्षा तो करेगा कि नेपाल जैसा देश चीन फर्स्ट नीति अपनाएगा तो प्रॉब्लम है। भाई आधे नेपाल हमारा, नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंध हमारा, नेपाल के साथ आर्थिक संबंध हमारे, सारे संबंध नेपाल के साथ चीन के हैं, सारे संबंध हमारे हैं। और फिर भी नेपाल किसके साथ जा रहा है? चीन के साथ। तो ये किसी भी देश के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है, जो भारत के लिए है। लेकिन सवाल ये हम क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प है? अगर नेपाल भारत विरोधी नीति अपना रहा है, नेपाल चाइना फर्स्ट नीति अपनाता है, दो तीन विकल्प आप देखिए लॉजिकल होता है। पहला, नेपाल से कट्टा कर लें, जाओ तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। क्या करें? अगर कोई ऐसा दोस्त है जो हमारी तरफ इतनी, अरे मेरे दोस्तों मान लो कोई दोस्त है, रोज सुबह शाम चाय कॉफी पिला रहा हूं मैं, रोज उसकी सारी फरमाइश पूरा कर रहा हूं, फिर भी मुंह ऐठा हुआ है, क्या करूं? उसे प्रणाम करके हट जाऊं? तो ऑप्शन नंबर एक। इसलिए आप याद रखिएगा, ऑप्शन बहुत लॉजिकल तरीके से विचार करते हैं, कभी भी भावनात्मक वाला बात नहीं आती कि हमारे हमें क्या किया जाए। अब आप ऑप्शन बताइए, छोड़ ही दे नेपाल को। एक अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देके। ऑप्शन क्या है? छोड़ दिया जाए या नहीं? क्यों? क्यों? पड़ोसी है, आप याद रखें भाई, पड़ोसी है। पड़ोसी को छोड़ने का ऑप्शन नहीं बनता। दोस्त को छोड़ा जा सकता है, पड़ोसी को तो नहीं है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, हंस दें। यूक्रेन की तरह टेटुआ, हमेशा लफड़ाई खत्म, रोज छेपो करता रहता है। चलो दूसरा ऑप्शन, यस या नो? क्या?
इसलिए फिर तीसरा ऑप्शन क्या बनता है? तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, यानी एक हाथ में चाबुक रखिए, दूसरे हाथ में चारा। इसका मतलब है नेपाल के साथ एक ही पॉलिसी है, एक तरफा छूट। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर नेपाल को ठांस देंगे, अरे भाई छोटा पड़ोसी देश है, अरे मेरे बच्चों, पड़ोस में छोटा बच्चा गाली आपको दे दे और आपके जाके आप दो चार लाफा उसको दे देंगे, तो आपकी फजीयत है उसमें? अरे भाई सीधी सी बात है, नेपाल इतना छोटा सा है, वो हमारे लिए सुरक्षा खतरा बन नहीं सकता। अब ठीक है, चाइना पाकिस्तान के फैक्टर आते हैं, तो नेपाल को ये बात समझाकर पूरी की जा सकती है। पहला पहला ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि पड़ोसी को कोई विकल्प नहीं होता, तो इकट्ठा करना तो विकल्प है नहीं, इसलिए विकल्प एक ही होता है, अलग अलग प्रोएक्टिव फॉर। प्रोएक्टिव का मतलब है, देखिए सीधी सी बात है, वो हमें कितना दे रहा है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सवाल ये है, अगर मान लो कोई दोस्त हमसे दूर जा रहा है, तो पहला ऑप्शन इमोशनल ये होगा, किसी ने हमारे साथ बेवफाई कर दी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने दूर जाने ही क्यों दिया, उसको पकड़ के रखा क्यों नहीं। अब बताओ, कोई दोस्त हमसे दूर चला गया, दोस्त का कसूर था या मेरा कसूर था? कसूर तो मेरा था। कमाल की बात है। और इसलिए मेरे बच्चों, और माना कि एक बार हमारा दोस्त किसी के पास चला गया है, उससे नाराज मत होइए, दोबारा खींच के लाइए उसको, क्योंकि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को क्या कहते हैं। इसलिए रिलेशन में प्रोएक्टिव होना है। और एक खास बात है, और वो लगातार सरकार कर रही है, ऐसा नहीं सरकार बधी हुई है, सरकार कर रही है। देखिए जो मार्क्सवादी आते हैं, कि मार्क्सवादियों का अप्रोच जो जीवन का होता है, मार्क्सवादी जीवन के लिए धर्म, भाषा, इन सब फैक्टर को नहीं मानते, वो इकोनॉमिक फैक्टर को माने, क्लास क्लास। भारत और नेपाल के बीच में संबंध है आध्यात्मिकता का, कल्चर का, लोगों का, तो भारतीय सरकार इसी बात फोकस करती है। और आप याद रखिएगा, क्योंकि इस समय स्वाभाविक रूप में भारतीय सरकार न केवल पावरफुल है, बल्कि कहीं न कहीं राइटिस्ट विंग की सरकार है। ध्यान से बात सुनने की है। अब चूंकि वैचारिक रूप में चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सरकार यहां पर रहे, भाई आप याद रखिए, गठबंधन सरकार रहती है, कोई कमजोर सरकार रहेगी, तो चीन करता क्या था, हर साल 2 मीटर घुस आता था, उसके बाद कहता था अब सीमा पर शांति बनाए रखो, बातचीत करो। हमेशा इसी कहते हैं सालमी स्लाइसिंग की पॉलिसी, हमारी जमीन को तरता हुआ चला रहा था, और हमारे पास पावर था नहीं, हम क्या रजिस्ट कर पाएंगे। अब पहली बार हमारे पास पावरफुल गवर्नमेंट है। चीन को पता है, अगर इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, चाइना का इन्वेस्टमेंट कहाँ खिसक जाएगा, इंडिया में। और चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया ही तो माना जाता है। चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े। तो आप देखोगे, कई बार आपको दिखता है मालदीव में, चाहे बांग्लादेश में, अच्छा हम क्या सोचते हैं कि हमारी विदेशी गड़बड़ है, फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ नहीं है, ये चाइना का बढ़ता प्रभाव है। इस बात को ऐसे मत देखिए फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। अरे भाई, जितना हमने पैसा किसी को दिया, मुइज्जो को भात दिया, मच्छी दिया, पैसा दिया, अब क्या देते उसको, हसीना को सब कुछ दे दिया। अब श्रीलंका में क्राइसिस आई, तुरंत लेके पैसा गए, 2-3 करोड़ रुपए वहां देके चले आए, और 2-3 करोड़ नहीं, 2-3 बिलियन डॉलर। अब बताओ, नेपाल नेपाल के सारा तराई क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बना दिया, उधर से इधर पेट्रोलियम लाइन, अमेलकगंज मोतिहारी, इधर सारा रेल चला दिया, टाइम बाउंड रूप में इतने सारे काम कर दिए। मामला दोस्तों ऐसे मत देखिए। और जो लेफ्ट के लोग हैं वो कैसे लिखते हैं, भारतीय विदेश विफल हो रही है, यहाँ ये नहीं कर पा रहे, वह नहीं कर पा रहे। अरे दोस्तों, जब गांव में जलवा बढ़ेगा तो विरोधी भी तैयार होंगे। और कुछ लोग हमारी पार्टी दिखना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत की बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसलिए मेरे बच्चों, मामला ऐसा है, मामला जो चाइना लगा हुआ है कि सारे पड़ोस को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जिससे भारत पड़ोस में ही फंस जाए। जब हम पड़ोस में छाए फंस ही जाएंगे, तो दोस्तों फिर मलोनी से कौन मिलेगा। अरे मेलोनी दो हैं, मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूं। हम तो ट्रम्प से मिलना चाहते हैं, और
पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में बार बार भारतीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया। और अमेरिका में रहने वालों को से पूछो कि आज भारतीय होने का कितना बड़ा महत्व बढ़ा है। वहां अमेरिका में पाकिस्तानी भी एक कोई पूछता कहां से हूँ, इंडिया से हूँ। आज के देखो देश के बदनाम होने का फर्क नागरिक पर कितना पड़ता है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में बता दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, तो आदमी पहले ऊपर से नीचे तक चेक करेगा, उसको बल लेटा के चेक करेगा, पता नहीं क्या लिया है। ये मेरे दोस्तों प्रॉब्लम आती है लिखने की बात। क्या लिखा आपने? हेडिंग, हाँ। नेपाल के साथ, हेडिंग है, हेडिंग है, नेपाल के साथ संबंध सुदृढ़ करने की भारतीय रणनीति। नेपाल के साथ संबंध सुदृढ़ करने की भारतीय रणनीति। पहला पॉइंट, पड़ोसी पहले की नीति अपनाते हुए पड़ोसी पहले की नीति अपनाते हुए नेपाल को भारत आर्थिक सहायता दे रहा है। पड़ोसी पहले की नीति अपनाते हुए भारत नेपाल को आर्थिक सहायता दे रहा है, जिससे नेपाल के तराई क्षेत्रों में रेल संपर्क नेपाल के तराई क्षेत्रों में रेल संपर्क स्थापित हो गया है। और अमेलखगंज मोतिहारी अमेलखगंज अमेल अमेलख अमेलखगंज मोतिहारी मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन की भी स्थापना की गई है। अमेलखगंज मोतिहारी पाइपलाइन की भी स्थापना की गई है। पाइपलाइन की भी स्थापना की गई है। दूसरा पॉइंट, नेपाल के साथ विद्यमान सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावी बनाने पर बल है। नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावी बनाने पर बल है। इसलिए अयोध्या अच्छा, नेपाल में कौन सी जगह है? जनकपुर। अयोध्या जनकपुर के बीच बस यात्रा आरंभ हुई है। अयोध्या जनकपुर के बीच बस यात्रा आरंभ हुई है।
और कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़कर बौद्ध सर्किट, कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। इसलिए खास बात आप देखेंगे, जब भी, अब देखिए, मार्क्सवादियों की पॉलिसी है, मार्क्सवादी भारत और नेपाल के बीच में इसी सांस्कृतिक संबंधों को खत्म करना चाहते हैं। मार्क्सवादी ऐसे दिखाते हैं कि ये मामा भांजे का संबंध नहीं, ये शोषणकारी और शोषण करने वाले का संबंध है, वैसे दिखाना चाहते हैं, हमेशा इसको बदलना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, अभी देखिए बुद्ध पूर्णिमा पर कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर होगा। तो प्रधानमंत्री का, जब भी प्रधानमंत्री नेपाल गए हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर गए, जनकपुर गए। इस मामले से वो पूरे नेपाल को एक करना चाहते हैं। और हमारा प्रयास क्या है, कभी भी पड़ोसी के आंतरिक झगड़े हमें प्रभावित न करें। देखिए, भारत एक बड़ा देश है। भारत आंतरिक झगड़े में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अब वहां पे आंतरिक अपने आप में अलगाव हो सकते हैं। आज प्रचंड है, कल ओली है, कल गिरिजा प्रसाद कोइराला है, इससे क्या मतलब है। हमारा सीधा सा प्रयास है, इसे कहते हैं प्रो स्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। आप याद रखिएगा, जिसकी सरकार उसी के साथ में है, यही विचारधारा है। अब ये नहीं कि सरकार किसी और की है, झंडा लेके दौड़ रहे हैं किसी और का, पिटना तय है। याद रखिए, ये बात उद्योगपतियों सीखिए, तो हमारे उद्योगपति किस दल के साथ होते हैं, जिसके सरकार उसी के साथ है। इसी कहते हैं इंग्लिश में प्रो स्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में सीधे इस बात को बहुत प्रैक्टिकली हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रो स्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। और प्रो स्टेब्लिशमेंट पॉलिसी का सीधा मतलब यही है, भाई जिसकी सरकार है उसी के साथ हमें। उसमें इस वजह से किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक झगड़े का एक पार्ट भारत होना ही नहीं चाहता कि हम, भाई लोकतंत्र में है, आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी। इसलिए खास तौर पे अब देखिए, हम बांग्लादेश के आंतरिक झगड़ों से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन अगर कोई विपक्षी दल है जो लगातार भारत विरोध का एजेंडा बढ़ाता है, तो थोड़ी समस्या आती है। अन्यथा इसके बावजूद भी हमारा प्रयास यही होता है, क्योंकि याद रखिए, हमारे लिए नेपाल उपाल कुछ है ही नहीं है मेरे बच्चों। पड़ोस में न होते तो कोई महत्व होता क्या इतने बड़े देश के लिए। मतलब नेपाल के और जब नेपाल का जीडीपी बीएचयू के बजट से कम है। नेपाल 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 ऐसा लगता है जैसे हमारा बराबरी में नेपाल है, पड़ोसी है, ठीक है, तो इतना भाव ज्यादा है, इसलिए हम उसके अंदर के विवाद को दूर रखना चाहते हैं। तो खास तौर पे जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप जानते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी हम फ्रंट पे रखते हैं, जिस को जोड़ पाए। क्या लिखा आपने? हाँ। अतः सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा, अतः सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा भारत पड़ोसियों के साथ संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा भारत पड़ोसियों के साथ संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। पड़ोसियों के साथ संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। अगला पॉइंट, पड़ोसी देशों में विद्यमान पड़ोसी देशों में विद्यमान नृजाति एवं नृजाति एवं राजनीतिक संघर्ष
पड़ोसी देशों में विद्यमान निर्याती एवं राजनीतिक संघर्ष से भारत स्वयं को दूर रख रहा है। निर्याती संघर्ष से भारत स्वयं को दूर रख रहा है। क्योंकि क्योंकि भारत के हितों को पूर्ण करने के लिए किसी भी दल या सरकार के साथ भारत के हितों को पूर्ण करने के लिए किसी भी दल या सरकार के साथ संबंध निर्माण हेतु किसी भी दल या सरकार के साथ संबंध निर्माण हेतु हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी दल या सरकार के साथ हमें संबंध तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हम भारत लगातार देखिए प्रयास भी कर रहा है कि नेपाल के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इधर हम स्कॉलरशिप दें, उनको ट्रेड दें। तो अलग अलग किस्म से हम नेपाल को जोड़ने की पॉलिसी अपना रहे हैं। निष्कर्ष, भारत नेपाल संबंध भारत नेपाल संबंध कुल मिलाकर मित्रतापूर्ण है। अच्छा, ये बात क्यों जरूरी है? आपको याद रखिएगा, मान लीजिए कभी कोई विवाद पूछ या काला पानी विवाद, उस विवाद के ही कॉन्टेक्स्ट में सारी बात लिख देंगे या सकारात्मक पक्षों पर भी जाएंगे? अबे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें लोगों के संबंध है, वो खत्म थोड़ी हो रहे हैं। कुल मिला के संबंध हमारे कैसे हैं? मित्रतापूर्ण है। मैं पैरामीटर आप देख लीजिए। अच्छा, ये सोचना किसी के साथ विवाद हो ही ना, फिर तो आदर्श स्थिति है। ऐसा मित्र मिलना लगभग नामुमकिन है जिसके साथ आपके मतभेद ही ना हो। इसे याद रखिएगा, भारत नेपाल के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो डिस्प्यूट, कुछ कुछ माइनर डिस्प्यूट हो जाते हैं, लेकिन सहयोग की मात्रा ज्यादा है डिस्प्यूट की, सहयोग की। इसलिए हम कहते हैं मित्रतापूर्ण है। क्या लिखा आपने? मित्रतापूर्ण है। और यदि नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व बना रहे, यदि नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व बना रहे तो नेपाल में निवेश के द्वारा नेपाल में निवेश के द्वारा भारत नेपाल के विकास में सहायक भारत नेपाल के विकास में सहायक होगा। भारत नेपाल के विकास में सहायक होगा। भारत नेपाल इतना ही, समाप्त। अब अगला छोटा सा देश है भारत भूटान। पूरा जियो पॉलिटिक्स वही है। भारत भूटान भी पढ़ना है। अब अगला है
भारत भूटान सदाबहार दोस्ती, आप याद रखिए, एवरग्रीन पार्टनरशिप। ये दोस्ती कैसी है? जय और बीरू की तरह। ये दोस्ती है फेविकॉल की तरह। कुछ दोस्त ऐसे हो जाते हैं जो चिपक जाते हैं। तो भारत भूटान के बीच में ऐसी दोस्ती है। और आप याद रखिए, ऐसा दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री भूटान में गए। भारतीय प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा उनकी भूटान की ही थी। तो भूटान में जब जाकर उन्होंने कहा कि ऐसा दोस्त मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़े मायने है। उन्होंने कहा भूटान जैसा दोस्त मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बात उन्होंने रसिया के लिए तो नहीं कही, किसी और पड़ोसी के लिए नहीं कही, भूटान के लिए ही क्यों कहा? एक बात याद रखिएगा, बात सीधी सी है। अगर मेरा कोई दोस्त है और वो पता चला मेरे दुश्मन के साथ बैठ के चाय पी रहा है, उसकी दोस्ती पर थोड़ा भरोसा कम हो जाता है। नेपाल देखिए, नेपाल किसके साथ बैठ के चाय पी रहा है? भी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्ती कौन होती है? भूटान। भूटान कह रहा है भाई जिधर तुम नहीं जाओगे उधर हम देखेंगे नहीं। हमने कहा वाह मेरे दोस्त। यानी स्वाभाविक रूप में भूटान का दुनिया में संबंध केवल हमारे साथ है, केवल हमारे साथ है, बाकी तो ऐसे छुटपुट है। अच्छा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अरे भूटान की आबादी 5-6 लाख है। लेकिन अगर भूटान का कभी दूतावास देखिए, किसी भी देश के संबंध को देखने का एक और व्यवहारिक तरीका होता है। उसका हमारे देश में एम्बेसी कैसी है और हमारी एम्बेसी भूटान में कैसी है। कभी अगर भूटान की एम्बेसी आप देखिए तो आप देख के दंग रह जाएंगे। इतनी इतने छोटी देश की एम्बेसी इतनी बड़ी है। बिल्कुल ऐसा एम्बेसी बनी हुई दिल्ली में। दिल्ली में कभी कभी चाणक्य पथ जाना चाहिए। घूमना, अच्छी जगहों पर घूमने से विचार अच्छे आते हैं। अरे मेरे दोस्तों, युवाओं के इंस्पिरेशन अच्छे होने चाहिए। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द कभी टहला करो। इसलिए भूटान का दूतावास शानदार है। आप जाके अगर इंडिया का दूतावास रसिया में जाके देखिए, मॉस्को में इंडियन दूतावास में 550 कर्मचारी काम करते हैं। पुतिन के साथ हमारी दोस्ती ऐसे थोड़ी है, उसका बड़ा सब्सटेंशियल बेस होता है। और भूटान भूटान के तो हमारे साथ इतने अच्छे संबंध है। दुनिया में कुछ भी हो, याद रखिएगा, एक देश हमारे साथ 24 घंटा खड़ा रहता है, उसका नाम क्या है? दूसरी बात आपको याद दिला दे, भारत एक महाशक्ति है। और कई बार देखिए, हमें ऐसा होता है संबंध बनाने में हम प्राथमिकताएं कई रखते हैं। कई बार हमारे 26 जनवरी में किसी को अतिथि के रूप में बुलाना है, याद रखिए हाथ मारिए सबसे टॉप पे, लेकिन तैयार रहिए कि नीचे वाला भी कोई मिल जाए तो स्वीकार कर लेंगे। ये प्रैग्मेटिज्म है। मेरे बच्चों, अगर हाथ में कबूतर है तो मोर के चक्कर में उसे छोड़िए मत, रखे रहिए। उसके बाद मोर की तलाश में पड़िए। अब ये नहीं मोर का पीछा पीछा करते करते हाथ में आया हुआ कबूतर छोड़ दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब, याद रखिएगा, नरसिंह राव सरकार थी तो हमने भी थोड़ा सा हाई कदम उठाया। नरसिंह राव सरकार थी, हमने भी लंबा कदम उठाया और हमने सोचा 26 जनवरी कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। लेकिन सरकार के पता था अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ना आए तो कौन होगा, तो दूसरा प्रेफरेंस था जॉर्डन का प्रिंस। और हमने से अगर वो भी ना आए तो कौन था? भूटान। ऑलवेज आप याद रखिएगा, 26 जनवरी के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बार कोई देश हमारे कार्यक्रम में आया, उसका नाम क्या है? भूटान। क्योंकि हमें पता है अगर हमने कह दिया और ना नहीं कहेगा। दोस्त ऐसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने कहा दोस्त चलो इंडिया गेट टहलते हैं, आपके दोस्त ने कहा नोट्स बना रहे हैं, ऐसे दोस्त को छोड़ो। ऐसा दोस्त थोड़ी होता है। मतलब आप बुला रहे हो, करा ना। दोस्ती में ना होना ही नहीं चाहिए, कौन बताता है? और याद रखो, भूटान 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 नेपाल हमारे पड़ोस में दो कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल है।
भूटान इंग्लैंड के बाद, मैं फिर आपको याद दिला दूं, भूटान और नेपाल बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स दोनों की एक जैसी है। इसके बावजूद हमारे रिलेशन दोनों के साथ थोड़े अलग अलग है। भूटान क्यों अलग, दुनिया में ये अनोखा है? दुनिया का एकमात्र देश है ब्रिटेन, जहां राजा के शासन से लोकतंत्र का संक्रमण शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप में हुआ। दूसरा देश है भूटान। नेपाल में सत्ता का संक्रमण खूनी रहा है, बड़ा अस्थायित्व। लेकिन भूटान में सत्ता का संक्रमण बड़ा ही जबरदस्त और पीसफुल रहा है, और शायद यही भूटान की समृद्धि का कारण भी है। और भूटान की सबसे बड़ी व्यापार स्वाभाविक रूप भारत के साथ है। भूटान पानी बेच के पैसा कमा रहा है, भारत के साथ बिल्कुल मौजे मौजा है। जितना भी किसी विदेशी राज्य को, भाई भारत एक महाशक्ति है, तमाम देशों को सहायता देता है। जितना भी हम बाकी देशों को सहायता देते हैं, भाई हम अफ्रीकी देशों को सहायता देते हैं, लैटिन अमेरिका को, दक्षिण एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, दुनिया के तमाम देशों को भारत आर्थिक सहायता देता है। उसमें सबसे बड़ी मात्रा किसी एक देश के लिए अगर जाती है, उसका नाम क्या है? भूटान। भाई हम भी ध्यान रखते हैं, जो केवल हमारी तरफ ही देख रहा है। ये ऐसा दोस्त जिसने हमारे अलावा कभी किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा दोस्त जो 4 चैनल खोले हुए है। किस दोस्त से भरोसा ज्यादा रखें? भूटान पे। और ओ माय गॉड, और एक खास बात है, पूरे दक्षिण एशिया में ध्यान से देखने की बात है। दक्षिण एशिया में हमारे साथ ज्यादातर, हम कोशिश तो करते हैं कि बात मिल जाए, लेकिन ये इक्वेशन बन नहीं पाता। बाकी देशों के साथ मामला गड़बड़ रहता है। हमारे बाकी देश चाइना के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उसमें नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान तो घोषित रूप में है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो चीन के साथ जाना चाहते हैं, भूटान के अलावा। भूटान ने कहा भाई, अभी कुछ दिनों पहले चीन ने कहा था भूटान चलो तुम्हारे साथ सीमा वार्ता कर लेते हैं। भूटान आया हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वार्ता कर ले। हमका दोस्त जाओ, तुम इतना कर सकते हो, तुम इतना हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। भूटान ने कहा ना भाई, तुम बड़े भाई हो, हर बात तुमसे पूछ करते हैं। क्योंकि भूटान की आर्मी इंडिया की आर्मी है। भूटान की आर्मी का नाम है रॉयल भूटान आर्मी। ना वो रॉयल है ना भूटान है, वो इंडियन आर्मी है। और मेरे दोस्त तीसरा, आपने कहा होगा कि आपने सुना होगा कि कोई कभी किसी के लड़ता नहीं, हमेशा अपने हाथ पे भरोसा रखना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में लोग यही बताते हैं। लेकिन हम एक ऐसे मित्र हैं जो दोस्त के लिए लड़ने गए, यही दोस्ती का मतलब होता है। आपका दोस्त कहीं बीच सड़क में फंसा हुआ है और वो झगड़े में है, तो बिना कुछ देखे बैग उधर फेंको, पहले बिना कुछ पूछे शुरू हो जाओ, तब तो दोस्त हो। और आजकल के दोस्त कैसे हैं? देखते हैं दोस्त फंसा हुआ है, पतली गली से बीच में निकल रही है। और दोस्त कैसे हैं? दोस्त को चढ़ा दिया, दोस्त तुम चलो आगे, चिंता मत करो, मैं पीछे हूं। और पीछे कहां गया पता ही नहीं है। आपको पता है चाइना, चाइना भी दंदना के आगे बढ़ गया था डोकलाम में। चाइना जैसे डोकलाम में आगे बढ़ा, और ये घटना है लगभग 2016-17 की, और जैसी चाइना उधर डोकलाम में आगे बढ़ा, डोकलाम कंडीशन बिल्कुल वही लिपुलेख की है। चाइना बस यहाँ नेपाल के बजाय भूटान हो गया, इंडिया चाइना तो वही है। और जैसे चाइना डोकलाम की तरफ आगे बढ़ा, भूटान ने तुरंत हमें फोन किया, भाई आ गया है। अरे हमने कहा कौन आ गया है? उनका देखो ये चीन हमारी जमीन जबरदस्ती छीन रहा है। हमने कहा बस रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। उसके बाद सारा दंदना की इंडियन आर्मी पहुंची। चीन ने कहा ये जमीन किसकी है? भारत ने कहा भूटान की है। तो चीन ने कहा उसके बजाय तुम लड़ोगे। इसी बात पे चीन बहुत नाराज होता है, और चीन ने गेम चेंज कर दिया। चीन ने जबरदस्त ट्विस्ट मारा। अब जरा सोच के देखे, भूटान जैसा देश की जमीन बचाने के लिए हम चले गए, चीन ने कहा तुम इसके लड़ोगे? उनका लड़ने की बात करते हो तुम? चीन को वहां वहां पे पहला बार मोदी सरकार के आने के बाद इंडिया चाइना का पहला कन्फ्रंटेशन डोकलाम शुरू हुआ। खत्म हुआ जाके, अभी खत्म तो हम नहीं कहेंगे हुआ है, मामला चल ही रहा है। क्योंकि भाई महाशक्ति किसी को अपने सामने देखना नहीं चाहता, और हम किसी के पीछे लगू बनने की हमारी आदत नहीं है। क्लेश इसी बात में तो होता है। उसके बाद भूटान ने कहा धन्यवाद दोस्त। मैं कहा एनी टाइम, एनी टाइम। ये दोस्ती है अपनी। और
अब बताओ दोस्तों, पाकिस्तान कहता है हमारी जमीन भारत ने ले लिया, नेपाल कह रहा है हमारी जमीन ले लिया। सवाल यह है, अगर हमें जमीन ही लेने की फुर्सत होती तो इस भूटान से कमजोर हमारे आसपास कौन था? ले लेते ना। अरे मालदीव, मालदीव तो हम अपना आईएनएस विराट गोरस्कोव लेके जाएं, आईएनएस विक्रमादित्य, पूरी मालदीव की जनसंख्या को बैठा कर लेके चले आए हैं। कभी किया हमने ऐसा काम? कभी नहीं किया। अरे मेरे दोस्तों, भारत और भूटान के दोस्ती की कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। आप थोड़ा लिख लें। हेडिंग क्या है? भारत और भूटान। हेडिंग है सदाबहार मित्रता। सदाबहार मित्रता। सदाबहार मित्रता पहला पॉइंट। भूटान, भूटान और भारत के बीच भूटान और भारत के बीच बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक आधार है। भूटान और भारत के बीच बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक आधार है। और भारत भूटान मित्रता की शुरुआत भारत भूटान मित्रता की शुरुआत वर्ष 1949, भारत भूटान मित्रता की शुरुआत वर्ष 1949 की संधि से शुरू होती है। वर्ष 1949 की संधि से शुरू होती है, जिसे 2007 में संशोधित कर कर 2007 में 2007 में संशोधित करते हुए यह कहा गया कि विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों पर विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत भूटान विदेश नीति सुरक्षा के मुद्दों पर भारत भूटान आपसी सहयोग करेंगे। विदेश नीति सुरक्षा के मुद्दों पर भारत भूटान आपसी सहयोग करेंगे। बाकी कल